हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पर चर्चा करेंगे और इसमें जो पहला चैप्टर है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे ये चैप्टर प्रारंभ होता है, इसमें दो मानचित्र दिए गए हैं। पहला मानचित्र देख लीजिए, ये है, और दूसरा मानचित्र ये है। पहले मानचित्र को हम जब देखते हैं तो ये आपको भारत का नक्शा नहीं लगेगा, लेकिन वहीं सेकंड जो मानचित्र है वो भारत के मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी के बारे में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है अल इद्रिसी। इन्होंने बनाया इसको 1154 में। ये दुनिया का उन्होंने मानचित्र बनाया था, उसमें ये भारत के जो मानचित्र है उसको दिखाया गया है। और उसके बाद क्या है, 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हैं, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इसमें उन्होंने क्या किया है, जो पहला मानचित्र है उसमें जहाँ पे आज हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे उसको साउथ इंडिया दिखाया गया है। मतलब उनको उस वक्त जो भारत की मैप है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लगभग 600 वर्ष बाद जो मानचित्र बनाया गया वो काफ़ी मिलता जुलता था। तो यहाँ पे ये इसको जो दो मानचित्र को कंपेयर किया जा रहा है, इसके पीछे ये विचार है कि अब पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एनसीईआरटी में हम 700 से लेके 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 जो वर्ष है, इनके इतिहास के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इस जो 700 का समय है ईस्वी का, और उसके बाद ये जो मानचित्र बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि अब जो एक देश से दूसरे देश की जो यात्राएं हैं और देश के अंदर भी, वो यात्राएं पहले के समय काल के से ज़्यादा हो गई हैं। अब एक देश से ज़्यादा लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, व्यापार पहले से भी और बढ़ गया है। तो इसलिए आपको एक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आपको पता हो कि एग्जैक्ट जो देश है उसकी लोकेशन क्या है, मार्गों की लोकेशन क्या है, कि किस रास्ते से आप जब निकलेंगे तो कौन कौन से देश रास्ते में पड़ेंगे, कौन कौन से शहर रास्ते में पड़ेंगे, और उस देश के अंदर में भी जो विभिन्न शहर हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इन सब जानकारियों के लिए ये आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए ये दो नक्शे दिए गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि अब जो आवागमन है एक स्थान से दूसरे स्थान का, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद हम आते हैं इसकी पहली जो हेडिंग है, नई और पुरानी शब्दावली। ये जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर, ये जो हमको एक तरह से जो क्लास 7 में हम जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उनका एक मोटा मोटी ये बैकग्राउंड दे रहा है। वो संक्षिप्त में आपको बता रहा है कि आने वाले चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बैकग्राउंड हमको दे रहा है कि जो इतिहासकार हैं, अब वो इतिहास लिखने से पहले उनके पास क्या सामग्रियां हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पहले के जो साक्ष्य थे वो कितने अवेलेबल हैं, और हमको नए साक्ष्य क्या क्या मिल रहे हैं। इन सब बारे में ये चैप्टर हमको एक पृष्ठभूमि तैयार कर कर देता है। तो हम इस चैप्टर को वैसे ही पढ़ेंगे कि आने वाले जो चैप्टर हैं उनके बारे में ये चैप्टर हमको एक पृष्ठभूमि दे रहा है। तो उसी के में सबसे पहला जो हेडिंग है वो है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ये कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर भाषा और
उसके अर्थों में चेंज हो गया होता है। इसको ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस लाइन को हम ये समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है, वो एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता उसके व्याकरण, शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। ये बता रहे हैं कि जो फारसी भाषा है वो मध्य युग की जो भाषा है फारसी भाषा और आधुनिक फारसी भाषा, इसमें भिन्नता है। और वो व्याकरण और शब्दों के जो शब्द हैं उनमें ही उसमें परिवर्तन नहीं आए, बल्कि उनके भी अर्थ भी चेंज हो गए हैं। जैसे अब हमने पिछले जो क्लास है उसमें पढ़ा कि संस्कृत भाषा कैसे लगातार परिवर्तित हो रही थी। संस्कृत जब आप वैदिक जो है साहित्य है हमारा, उसके जब संस्कृत पढ़ते हैं तो वो अलग होती है, आधुनिक थोड़ी और अलग है। वहीं पुराणों में बोल रहे हैं कि पुराणों की जो संस्कृत भाषा थी उसको आसान बनाया गया था, जिससे कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं और जो शूद्र वर्ग है उसको आसानी से समझ सके। तो इसमें क्या है, निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन शब्दों में भी होते हैं कि एक ही शब्द के अर्थ विभिन्न समय काल में अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए इतिहासकार हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उस शब्द का प्रयोग किस कालखंड में हुआ है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल हमको आगे भी मिलेंगे। जैसे ये बोल रहे हैं 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तब उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। अब ये बता रहे हैं जब 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो कौन कौन सा एरिया है, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का दोआब, इस सिर्फ इस क्षेत्र को वो हिंदुस्तान बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब ये पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का दोआब, सिर्फ इस क्षेत्र को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया है जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान का अर्थ है, तो दिल्ली में जो सुल्तान है, जो उनके पास जो क्षेत्र है, उसके रूप में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि एक राजा है, दिल्ली के जो राजा हैं, और उन्होंने जिस एरिया को जीत रखा है, उनके अधिकार में जो भी क्षेत्र है उसको सिर्फ हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है। आज जो हमारे हिंदुस्तान है वो नहीं कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उस तरह से यहाँ पे बात नहीं हो रही है। 13वीं शताब्दी में सिर्फ इन इलाकों को ही हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि एक ही शब्द के देखिए विभिन्न जो कालखंड होंगे, विभिन्न जो शताब्दियाँ होंगे, उनके अर्थ कैसे कैसे परिवर्तित हो जाएंगे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। अब जैसे कि उन्होंने नए एरिया, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है वो नए एरिया को जीतता चला जाएगा तो वो भी हिंदुस्तान कहलाने लगेंगे, लेकिन उसके बाद भी कभी भी जो दक्षिण भारत है हमारा, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया है। अब देखिए और परिवर्तन आ गया। अब हमारा जो उपमहाद्वीप है पूरा 16वीं शताब्दी तक आते आते पूरा उस उपमहाद्वीप को ये हिंदुस्तान का नाम दे रहे हैं। जो बाबर हैं उन्होंने जो हिंदुस्तान का नाम दिया है, इसमें ये सारी चीज़ें भी शामिल हो जा रही हैं। और फिर बोल रहे हैं कि 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ कुछ समान था। 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो हिंद का जो क्षेत्र बता रहे हैं वो भी कुछ कुछ इसी के समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा है,
वहाँ हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हैं जो हम आज जोड़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भारत जो है, भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। भारत को तो भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है उसका राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ वैसे नहीं जुड़े थे जैसे आज हम देखते हैं। तो अगर हम आज के अर्थों में इस शब्द को देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय इसके अर्थ, राजनीतिक अर्थ, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थ बहुत ही अलग थे। तो उसी चीज को ये स्पष्ट कर रहे हैं। इसीलिए जब भी इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं तो वो इन चीजों को बहुत ही उनको ध्यान देना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। ये विदेशी शब्द का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वही बोल रहे हैं कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि विदेशी, मध्य युग में किसी गांव में आने जाने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी थे। समझ रहे हैं आप? किसी आप गांव में जा रहे हैं, उस वहां पे आप नहीं रहते, उस समाज और संस्कृति का आप अंग नहीं है, तो भी आप विदेशी हैं। आज हम विदेशी को देख रहे हैं, किस अर्थों में देखते हैं? विदेशी मतलब दूसरे देश का, इस देश का नहीं हो उसको विदेशी। लेकिन यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि उस गांव की जो समाज के बारे में नहीं जानता है, संस्कृति के बारे में नहीं जानता है, उसका अंग नहीं है, वो विदेशी है। तो देखिए शब्दों के जो अर्थ हैं वो कैसे समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। समझ रहे हैं आप? कोई नगरवासी जो है उसके लिए, जो वन में कोई रह रहा है, वो विदेशी है। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं है। वहीं एक गांव में चाहे अलग अलग जाति के लोग हों, चाहे अलग अलग धर्म के लोग हों, लेकिन वो विदेशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही समाज और संस्कृति का हिस्सा है। उनकी जाति और उनका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन समाज, संस्कृति, जो भी रहन सहन है, जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनके त्योहार हैं, वो सब एक हैं। तो वो उनके लिए अजनबी नहीं है, नए नहीं है, विदेशी नहीं है, लेकिन इनके लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमको स्पष्टता मिल रही है। अब यहाँ पे आते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। हमने अभी पहले जो प्राचीन भारत पढ़ा उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें हमें कहीं भी कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिल रहा है, कहीं लिखा हुआ उसके बारे में हमको कुछ अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ जो भी हमको साक्ष्य मिल रहे हैं वो इमारतों के रूप में, वहाँ के जो हमको वो प्राप्त हुई, मुद्राएं प्राप्त हुई, खिलौने प्राप्त हुए, जो मूर्तियां प्राप्त हुई, मनके प्राप्त हुए, इन सब के आधार पे हमने वहाँ का जो इतिहास है उसको लिखने की कोशिश की है। लेकिन फिर वहीं जब हमारा वैदिक टाइम आ जा रहा है तो हमको वहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं, लिखे हुए हमको वेदों के बारे में पता चल रहा है। तो उससे हम वहाँ के समाज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके बाद और जो समय काल आ रहा है उसमें हमको अभिलेख मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं, बिल्डिंग्स मिल रही हैं, सिक्के मिल रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के भी हम अपने इतिहास को लिख रहे हैं। तो यहीं पे अब जो है क्या परिवर्तन आए हैं उनके बारे में देखते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो वही है कि मैंने बताया ना कि बाद में हमको बहुत सारे जो उनकी प्रशस्तियां हैं उनके बारे में पता चल रहा है। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग स्रोत हो जाते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेके
1750 ईस्वी तक के समय को पढ़ेंगे, लगभग जो 1000 वर्ष का है। इसमें अब वही बता रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन आएंगे जो स्रोत हैं उनमें। तो जैसे इस काल के अध्ययन में इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पहले युग में वैसी ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य वही भवन निर्माण कला का, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ जाएगी। अभी तक क्या है, हमको लिखित जो स्रोत हैं उनको बहुत ही वो लिमिटेड थे प्राचीन भारत में, लेकिन जब हम इस काल में आते हैं मध्य भारत में, तो इसमें हमको जो प्रमाणिक लिखित जो सामग्री है वो बहुत बढ़ जाएगी और वो बहुत ही विविधतापूर्ण होगी। मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर हमको बहुत सारे अलग अलग स्रोत मिल जाएंगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गया। देखिए, इससे पहले क्या है कि जो भी हैं पांडुलिपियां, उनके ऊपर लिखा जा रहा था जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कागज का जो प्रयोग है वो बढ़ गया है। उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रहे हैं कि 13वीं शताब्दी पर एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसको जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वहीं क्या हो रहा है, एक सदी बाद आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ देखते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो यहाँ पे इतनी इजी हो जा रही है। आज भी हम देखते हैं कि खाने दुकानों पे जाते हैं, जो भी बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो खाने की सामग्री उसमें कागज में लपेट के दे देती हैं। तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हो जा रहा है, कागज आसान रूप से अब मिल रहा है। तो इतिहास लेखन अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है इतिहासकारों को, उस वक्त जो भी चीज़ें लिख रहे थे उनको बहुत ही आसानी से वो लिख सकते थे, कागज उनके अवेलेबल हो गया था। तो इसलिए जो भी सूचनाएं हैं वो हमको ज़्यादा मिलने लगती हैं, ज़्यादा पुस्तकें मिलने लगती हैं, ज़्यादा विवरण मिलने लगते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। अभिलेखागार समझ लीजिए, बार बार इस शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए इसको हम जान लेते हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। अब ये अभिलेखागार ऐसा स्थान है कि देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पांडुलिपि के रूप में होंगे, जो भी दस्तावेज होंगे उनको एक जगह पे रख दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है। तो उसी स्थान को क्या बोल रहे हैं, ये अभिलेखागार। अब जो नया पैराग्राफ है उसमें एक नई जो समस्या थी उस समय की, उसके बारे में हमको अवगत कराया जा रहा है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने मतलब कि आपने कोई पुस्तक लिखी और उसकी आपने छापे खाने में जाके उसको दे दिया, तो उसके बहुत सारी, देखते नहीं एक पुस्तक होती है उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। तो उस समय ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी कि बहुत सारी उसकी कॉपी बन जाए। तो क्या करते थे लोग, ये देखिए ये चित्र है, ये क्या कर रहे हैं, ये मूल एक तरह से आप समझ लीजिए बुक है और उसको कॉपी कर रहे हैं, उसकी नकल करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो जब किसी पुस्तक की कॉपी की जाती है, नकल में प्रतिलिपियां बनाते हुए जो लिपिक होते थे वह छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य बदल देते थे। आप समझ रहे, जब अब मैंने आपको एक पुस्तक दी और बोला कि इसको है ना हूबहू इसको लिख दीजिए आप, तो आप जब उस कॉपी को लिखोगे तो हो सकता है लिखते वक्त उसके वाक्यों में आप परिवर्तन कर दें, किसी शब्द की जगह आप कोई और शब्द लिख दें, तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है।
सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। और फिर उस, जैसे मैंने आपको दिया कि ये इससे कॉपी बना दीजिए, आपने उसको लिख दिया, फिर उस जो आपने लिखी उसको किसी और ने उससे लिखा, उसकी प्रतिलिपि बनाई, उसकी नकल उसने लिखी, फिर वो 5वीं बुक से नकल बन रही है 6ठी बुक की, फिर 7वीं बुक की। तो ऐसे ऐसे क्या होता था कि जो मूल ग्रंथ होता था, जो ये पहली कॉपी है, इससे मान लीजिए ये दूसरी बनी, फिर ये तीसरी बनी, है ना, ये चौथी बनी, ये 5वीं बनी, ये 6वीं बनी। तो सोचिए, मैंने बताया कि इनके शब्दों और वाक्यों में कितना परिवर्तन हो गया होगा पहले से, और ये पहली कॉपी गायब हो गई। मान लीजिए समय के साथ साथ वो खो गई, जल गई, पानी में गिर गई, कुछ भी हो सकता है, खराब हो गई, कीड़े खा गए, तो ये खत्म हो गई। तो अब ये हमारे पास 6वीं ही है। तो इसकी जो मूल जो भाषा थी, इसके जो मूल अर्थ थे, वो तो काफ़ी बदल गए होंगे ना। तो इस समस्या से भी इतिहासकार को जूझना पड़ता है। उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। नस्तलिक लिपि मतलब जो बाईं ओर से लिखी जाती थी, और यहाँ पे शीर्षक लिपि जो दाईं ओर से लिखी जाती थी। कई बार ये हमने तो देख ही लिया, कई बार क्या है कि लेखक भी अपना जो मूल वृत्तांत होता था, उनका जो मूल वृत्तांत जो उन्होंने पहली बुक लिखी, उसमें भी संशोधन कर लेते थे। जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो अपना पहला वृत्तांत लिखा वो 1356 में लिखा, और उसके बाद उसी चीज़ को दोबारा से उन्होंने कब 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक के इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। आप देख रहे हैं, तो ये समस्या भी आ जाती थी। तो इतिहासकार को इन चीज़ों से भी हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। तो इतिहास लेखन के लिए वो सब चीज़ें आ गई कि क्या क्या आवश्यक होता है, शब्द आ गए उसमें। हम जब भी प्रतिलिपि बनाई जाती थी पहले के समय में, उनमें क्या क्या समस्या आ सकती थी, और मूल प्रतिलिपि को ही बाद में उसी लेखक ने भी दोबारा लिखा तो भी इंफॉर्मेशन बदल जाती थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब अगली हमारी जो हेडिंग आ रही है वो क्या है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। समय काल हमको पता ही है, इस समय काल को हमेशा याद रखिएगा कि सन 700 से 1750 के बीच जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, उनके बारे में इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे। बड़े पैमाने पर अनेक तरह के इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हो रहे हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी है इस काल में वो आ रही है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, और युद्ध में बारूद वाले हथियार, आग्नेय शास्त्र जो आ रहे हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी अब सिंचाई के लिए ये बहुत आवश्यक हो गई। अब कताई के चरखे आ रहे हैं तो कपड़ों में बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। और साथ साथ ये कह रहे हैं अब बारूद वाले हथियार। अभी तक क्या है, जो हथियार होते थे लोहे के, लेकिन यहाँ पे अब बारूद का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सोचिए युद्ध लड़ने में कितना ही परिवर्तन आ जाएगा कि एक आदमी तलवार से लड़ रहा है और एक सामने तोप खड़ी है, तो कितना परिवर्तन आ गया। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि ये चेंज हो रहा है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान का नया तरह का खान पान भी आया, नई चीज़ें। देखिए ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। इसी काल में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इस समय में आ रही है। इससे पहले जो भारतीय थे वो इन चीज़ों से अवगत नहीं थे। नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। तो देखिए कोई भी समूह है, किसी भी देश के व्यक्ति जब आते हैं किसी दूसरे देश में, तो वो अपने साथ साथ वहाँ का खान पान, उनकी संस्कृति बहुत सारी ऐसी चीज़ है वो अपने साथ लेके आते हैं। अपनी यहाँ की प्रौद्योगिकी लेके आएंगे, खान पान की चीज़ें लेके आएंगे। तो इससे वहाँ पे जो रहने वाला समाज है उसमें भी बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। उनको भी हम इस क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें इसको
जानेंगे। अब हम नए पैराग्राफ में आते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। तो जैसे कि हमने ऊपर मानचित्र के देखा था ना, दो मानचित्र दिए हुए थे, कंपेयर किया गया है, तो वो इससे भी पता चल रहा है। और यात्राएं किस रूप में होती थी वो भी हमें मालूम है, व्यापार, धार्मिक यात्राएं, अवसर, अच्छे अवसरों की जो उपलब्धता है उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये देखिए यहाँ पे रहट का चित्र दिया हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अरहट किसे कहते हैं। तो आप सोचिए कि 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पे हमको फैक्चुअल नॉलेज, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि कैसे समाज बन रहा है, कैसे इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं, कैसे शब्दों में परिवर्तन आता है। इन जैसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी जो समझ है वो हमको एनसीईआरटी में मिलती है। तो हमको यहाँ फैक्ट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ में जो हमारे विचार जो डेवलप होने चाहिए, जिनका विचारों का जो विकास का जो क्रम होना चाहिए, वो हमको यहाँ पे मिलता है। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए एक नाम आ रहा है राजपूत। आज भी हम इस नाम को सुनते रहते हैं। अब इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। राजपूत नाम का जो अर्थ है, अब यहाँ पे क्या, पहले उसके बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये जो समय काल है इसमें कुछ समुदाय, उनका महत्व बढ़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उसी में जो पहला हमारा नाम है वो है राजपूत, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वंश का होने का दावा करते थे। यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि 8वीं से 14वीं सदी जो है उसके बीच में यह नाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, उन क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए जो योद्धा समूह के थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो ये जो शब्द है उसका और कौन कौन प्रयोग कर रहा है, केवल राजा और उनके सामंत वर्ग ही नहीं, जो विभिन्न सैनिक हैं और जो विभिन्न सेनापति हैं और पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग राजाओं के यहाँ सेवा दे रहे हैं सेना के रूप में, उनके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और राजपूत के सिवा नेक्स्ट क्या है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने वाले अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, कायस्थ कौन लोग होते थे, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया। तो आप देखेंगे इस युग में ये जो कुछ कास्ट हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ये कुछ समूह हैं जो राजनीतिक दृष्टि से इनका महत्व बढ़ेगा। अब पर्यावास, पर्यावास के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। मतलब एक एरिया में जो लोग रह रहे होंगे उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या होगी, उसको हम पर्यावास के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र का पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की, तो इसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को हम पर्यावास का नाम देते हैं। पर्यावास में परिवर्तनों के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, कई वनवासी क्या हो रहे हैं, मजबूर होकर अपना
पर्यावरण में क्या चेंज आ रहे हैं, मतलब सामाजिक चेंज आ रहे होंगे, पर्यावरण में चेंज आ रहे होंगे, आर्थिक जीवन शैली में चेंज आ रहे होंगे, जिसकी वजह से कई जो वनवासी थे, वनों में जो लोग रहते थे, वो अपने स्थान को छोड़ रहे हैं। और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में देखिए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अभी तक जो वनवासी थे, वनों में रहने वाले लोग क्या करते थे कि जो भी शिकार करते थे, आखेटक होते थे, और साथ साथ जो भी वन की संपदा होती थी, फल फ्रूट्स और भी जो विभिन्न चीज़ें वहाँ वनों में मिलती थी, उनको संग्रह करके उसी का उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ इस काल में क्या हो रहा है कि वो जो वनवासी हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, जमीन की जुताई में लग गए हैं, अब वो कृषक बन गए हैं। अब उनका जो परिवर्तन है, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण जो आप देख रहे हैं इस रूप में, वो इस तरह से परिवर्तित हो रहा है। कृषकों के नए समूह, अब देखिए जैसे जैसे जंगल कटेंगे, साम्राज्य बड़े होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जंगल कटेंगे तो जंगल में रहने वाले जो लोग होंगे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो इस काल में वही परिवर्तन आ रहा है कि अब वो कृषक बन रहे हैं, कृषि की जो गतिविधियां हैं उनमें वो शामिल हो रहे हैं। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब क्या है, कृषक देखिए, जो कृषक वर्ग है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी वर्ग की है ना उस काल में भी। अब वो क्या, क्षेत्रीय जो बाजार हैं, मुखिया हैं, पुजारी हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, इनसे ये लोग अब और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब ये लोग क्या, बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए हैं। अब क्या है कि एक दूसरे जो आइसोलेट रहते थे, वो आइसोलेशन और भी कम हो रहा है इस काल में। अब वो लोग एक जटिल और बड़े समाज का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। अब ये सब, जैसे जो कृषक थे, वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कृषक थे जो कर नहीं चुकाते थे, वहाँ के जो स्थानीय जो मालिक थे उनके लिए कुछ बेगार नहीं करते थे, पर यहाँ पे अब उनका भी समावेशन हो रहा है, वो इन क्रियाओं में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। इससे क्या हो रहा है, इन सब गतिविधियों से, कि अब सामाजिक और आर्थिक जो अंतर है वो बढ़ने लगा है। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी को पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी करते थे। तो ये देखिए, विभिन्न जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें बताया जा रहा है कि लोग इनमें लगे रहते थे। कुछ काम कर लेते थे, दस्तकारी का काम कर लेते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी जो अब जैसे जैसे समाज में ये अंतर बढ़ रहा है, तो जाति और उपजाति बढ़ने लगेगी। जाति और उपजाति की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, व्यवसाय के आधार पर है, क्योंकि अब नए नए व्यवसाय भी उभर रहे हैं इस काल में। तो इसीलिए नई नई जातियां और उपजातियां भी उभर रही हैं, क्योंकि वो व्यवसाय के आधार पर हैं। और इसी के आधार पर समाज में उन्हें नीचा और ऊंचा दर्जा प्राप्त होने लगा था, और इसी के आधार पे उनको समाज में क्या हो रहा है, ऊंचा और नीचा स्थान प्राप्त हो रहा है। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, पर ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में, देखिए ये हमेशा याद रखिए, ये आज भी होता है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा, कि किसके पास सत्ता, प्रभाव, संसाधनों पर नियंत्रण, ये तीन चीजें बहुत ही प्रमुख है। जिस भी समूह के पास ये तीनों चीजें होंगी, उनका जो भी दर्जा होगा समाज में वो हमेशा ऊपर होगा। और वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि इसके आधार पर जो दर्जे होते थे, जो उनका स्थान होता था, वो ऊपर नीचे होता रहता था। और इसका एक अच्छा उदाहरण ये आगे बता रहे हैं कि एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य का कोई और दर्जा, क्योंकि उसी जाति समूह के लोग के पास संसाधनों पर कैसा नियंत्रण है उस क्षेत्र विशेष में, ये उनके दर्जे को स्पष्ट करता है।
तो इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब क्या है कि जो भी जाति, एक जाति में रहने वाले जो लोग हैं, जो समूह हैं, उसके लिए जो नियम होंगे वो कौन बनाएगा? उसी जाति के लोग बनाएंगे। और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा करते थे, ठीक है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत, ये जाति पंचायत देखिए आज भी आपने देखा होगा लगती हैं। और इन जाति पंचायत से कुछ नियम पास किए जाते हैं कि इस जाति विशेष के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, या कोई घटना हुई इस पे उनका क्या स्टैंड है, वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, या एक जाति समूह के लोगों को किस तरह का समाज में व्यवहार करना चाहिए। ये जाति पंचायत जो लगती थी उनमें ये बातें बताई जाती थी जाति के अन्य लोगों को। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। ये हमेशा रहेगा कि वो किसी भी जाति के हों। जैसे अभी देखिए हमने विदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक गांव के जो लोग होते थे वो वहाँ की जो भी सामाजिक जो नियम कानून थे उनको मानते थे, भले ही वो अलग अलग जाति और धर्म के हों। तो ये बात यहाँ भी देखिए स्पष्ट हो रही है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। ये सब क्या है? एक छोटी इकाई। आप समझ रहे हैं, कोई बड़ा साम्राज्य है और ये उसकी एक छोटी इकाई है। क्षेत्र और साम्राज्य, यहाँ पे क्या है, हम आगे जो भी अध्याय पढ़ेंगे, जैसे सेकंड में चोल के बारे में, ठीक है, फिर तुगलक, मुगल, इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक जो फैक्ट है उसको जो याद रखने वाली चीज़ है कि गयासुद्दीन जो बलबन है उनकी एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है। और कौन सी प्रशस्ति मिली है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उनका जो एरिया है वो क्या था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी जिसे गजन भी बोलते हैं, और संपूर्ण दक्षिण भारत। इसको क्या बोल रहे हैं, आगे बताया जा रहा है कि इतिहासकार इन विजय अभियानों को अतिशयोक्ति मानते हैं। तो यहाँ देखिए हमको एक जगह से सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन जब हम उन फैक्ट्स को जांचते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो पता चलता है कि ये एक अतिशयोक्ति, मतलब बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। उनका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था। भाषा तथा क्षेत्र, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र में एक अलग भाषा, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, ये तरह तरह की जो भाषा हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो हमको आज भी दिखाई देती हैं। और संस्कृत भाषा की भी बात कर रहे हैं ये यहाँ पे कि ये केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता इसको नहीं जानती थी। तो अमीर खुसरो ने ये विभिन्न भाषाएं बताई हैं और उनका क्षेत्र बताया है। फिर अगला ये बता रहे हैं कि सन 700 तक कई क्षेत्र अपने अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषता भी स्पष्ट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उनकी भाषा और सांस्कृतिक जो भी विशेषताएं हैं वो अब यहाँ से इस काल से स्पष्ट होने लगी हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन, जो आप 10 में पढ़ेंगे, इसमें भी बताया जा रहा है कि देखिए एक जब बड़ा साम्राज्य का विघटन होता है, जो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भी हुआ था, तो फिर क्षेत्रीय राज्य उभरने लगते हैं। फिर उन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और फिर किस तरह से प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में, ठीक है, उसके प्रबंधन में और जो भी सारी परिवर्तन आते हैं उनको भी हम आने वाले अध्याय में देखेंगे। पुराने और नए धर्म, ये जो हमारी नई हेडिंग है इसको पढ़ लेते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए हैं। अब ये जो समय काल है आपको पता ही है, 700 से लेके 1750 तक का, जो हम इस NCERT में पढ़ेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो धार्मिक जो परंपराएं हैं
उनमें भी बहुत ही बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। सामाजिक हमने आर्थिक तो परिवर्तन देखे ही, और भी ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे। अब धार्मिक परिवर्तन जो होंगे उसकी भी एक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक होती थी, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर आस्था का स्वरूप जो होता था वो सामूहिक होता था। ठीक है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होता गया। जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक कोई ईश्वर है, कोई देवता है या कोई देवी है, उनको जो मानने वाला व्यक्ति है कभी कभी एकदम व्यक्तिगत रूप से वो अपना संबंध, जो उसकी पूजा, जो उसकी भक्ति का जो स्वरूप होगा वो एकदम अलग यूनिक हो सकता है। लेकिन अधिकतर क्या हो रहा है कि हम उनको सामूहिक रूप से, जो हमारी आस्था है वो सब में समान है, उस देवी देवता को लेके वो आस्था समान होती है, मतलब समान रूप से लोग उसको मानते हैं। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म, ये हमने पढ़ ही लिया है। आगे आते हैं। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब जो हिंदू धर्म है हमारा जो आज का, इसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो भी इसी युग में हम देखेंगे। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा धर्म में? नए हम देवी देवता देखेंगे जिनकी पूजा हो रही है। राजाओं द्वारा मंदिरों का यहाँ पे इस काल में निर्माण किया जाएगा, और समाज में जो पुरोहित वर्ग है, जो है ब्राह्मण, उनका महत्व बढ़ेगा और उनकी जो सत्ता है वो बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी वो आने वाले हम चैप्टर्स में देखेंगे। संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। जो संस्कृत जो ग्रंथ हैं, इनमें जो ज्ञान होता था, उस ज्ञान के कारण क्या होता था, ब्राह्मणों का बहुत ही आदर किया जाता था, और इन ग्रंथों के इनको संरक्षक माना जाता था। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ा। कोई भी देखिए एक राजा है तो उसको अपनी प्रतिष्ठा, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं, उनमें अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता था हमेशा। तो उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने में हमेशा ब्राह्मण उनका सहयोग करते थे। तो ये इस चीज़ को बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। और यहाँ पे संरक्षक क्या होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहायता देता है, इसको संरक्षक कहते हैं। ठीक है। शब्दावली जो है वो हमेशा आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि जब भी वो शब्दावली आए कहीं भी, तो आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि किस परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। भक्ति की हमने अवधारणा ऊपर जो हमारा पहले जो अध्याय थे उसमें हमने पढ़ी थी पहले की क्लास में। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। भक्ति की अवधारणा पता है कि जिसमें एक जो भक्त होता था वो अपने किसी देवी या देवता को किसी भी संबंध के कोई भी संबंध स्थापित करके, कि वो मित्र के रूप में, पिता के रूप में, है ना, सखा के रूप में, कोई भी संबंध वो स्थापित करता था और उसी संबंध के आधार पर उनकी पूजा करता था। तो इसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि अब वो डायरेक्ट
उनसे जुड़ सकता था, वो डायरेक्ट उनसे जुड़ रहे हैं भगवान से। इसके लिए उनको पुजारी के जो भी कर्मकांड हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति क्या करती है, हमको सीधे ईश्वर से कनेक्ट कर देती है, उसमें किसी भी व्यक्ति की बीच में आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए धर्मों का आगमन भी यहाँ पे हो रहा है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल कब पहुँच रहा है? 7वीं सदी में। किसके द्वारा? व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुँच रहा है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये बता रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ें। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों ने न्यायशास्त्रियों तथा उलेमा को संरक्षण देते थे। अब यहाँ पे क्या है, शासक देखिए किन किन चीज़ों को संरक्षण दे रहे हैं, वो हमारे कुछ फैक्ट्स हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। ये लोग भी अपने धर्म की, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है, अलग अलग व्याख्या करते थे। कैसे, वो आगे बताया जा रहा है। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ये देखिए शिया और सुन्नी में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, वो किस तरह से वो अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी परंपरा चलती रही। तो यहाँ पे क्या है, जो शिया है वो लोग किनको मान रहे हैं? पैगंबर जो साहब के जो दामाद हैं अली, उनको अपना विधि सम्मत नेता मान रहे हैं। वहीं सुन्नी किसको मान रहे हैं? खलीफाओं को। खलीफा कौन है? जो आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, वो इनको मान रहे हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनीफ और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। अब यहाँ पे इस्लामी जो न्याय सिद्धांत है उसके वो कौन कौन से हैं? हनीफ और सफ़ी वो सिद्धांत हैं, और इनकी भी जो परंपराएं हैं इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, वो हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे क्लासेस में। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और भी जो धर्म सिद्धांत, रहस्यवादी विचार, इन सब में भी भिन्नता है। तो ये क्या है, इस्लाम धर्म में कुछ अलग अलग जो शाखाएं हैं उनके बारे में एक हल्का सा बैकग्राउंड है। अब अगली हमारी हेडिंग क्या है? समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए इतिहास ना एक बहुत लंबा समय काल होता है, ये कोई दिन या साल के हिसाब से है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है और वो परिवर्तन हम कैसे देखते हैं? सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं, उनके आधार पर हम इतिहास को बांटते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, आर्थिक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, प्रौद्योगिकी जो है वो दिखने लगेगी, उस आधार पर हम अलग अलग समय कालखंड को विभाजित करेंगे। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आ गया है। ठीक है, विचार और विश्वासों में कितना परिवर्तन आ रहा है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना कुछ आसान हो जाता है। तो क्या आप इन आधार पे क्या करेंगे? समय का विभाजन कर लेंगे तो आपको अध्ययन में कुछ आसानी हो जाएगी कि अभी जो सामाजिक जो दशाएं हैं वो समान है, आर्थिक दशाएं अभी समान है इस कालखंड के दौरान, फिर वो बदल गई तो उस कालखंड के दौरान, तो आप इनको पढ़ना आसान हो जाता है। उस चीज़ को ये बता रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती थी। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, शासकों का जो धर्म है उसके आधार पे अंग्रेजों ने ये समय कालखंड जो है उसको विभाजित किया। उसको तो कर दिया, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में और इस उपमहाद्वीप में जो इतनी विविधता है, तरह तरह की, सामाजिक हो गई है ना, आर्थिक, राजनीतिक, कितनी विविधतापूर्ण हमारा देश है, उसको ये पूरी तरह से उपेक्षा कर देते थे, जो कि सही नहीं था। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। ठीक है, अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो आर्थिक और सामाजिक कारकों, जो भी आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स होंगे, उनके आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आ रहे हैं, व्यापार अब किस तरह से बदल चुका है, ठीक है, समाज किस तरह से बदल चुका है, अब वहाँ पे किन के क्या अधिकार हैं, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो देखिए शक्तिशाली हो रहे हैं, उनमें जो रीतियाँ हैं, सामाजिक अवधारणाएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब के आधार पर कालखंडों का विभाजन होता है, ना कि किसी शासक की धर्म के आधार पर। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेशन था। ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से समाज परिवर्तित हो रहा था। पहले हमने पढ़ा था शुरू के अध्यायों में क्या होता था, शिकार और संग्राहक, शिकारी और संग्राहक। जो समाज के जो लोग थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो क्या कर रहे थे, शिकार और संग्राहक के रूप में काम कर रहे थे। फिर प्रारंभिक दौर में कृषि कर्मी वो बने, फिर शहरों और गांव के निवासी बने, शहर और गांवों का निर्माण हुआ, फिर प्रारंभिक जो राज्य थे और साम्राज्य थे उनका उदय हुआ। तो ये देखिए ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, इनके आधार पे हम कालखंडों का विभाजन करते हैं। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास कहा जा सकता है, मतलब कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये जो कुछ बड़े परिवर्तन हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और जिनका प्रभाव बहुत ही लंबा होता है, उन्हीं के आधार पर आने वाला समय निर्धारित होता है, उनके आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं। 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं और 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्नताएं थीं। ठीक है, इसलिए इस काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक अब आधुनिक और मध्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि क्या भिन्नताएं थी। और आधुनिक जो काल है उसमें क्या था कि जो भौतिक उन्नति है, मतलब वो बहुत ही उसमें बड़ा बदलाव आया है। जो बौद्धिक प्रगति है वो बहुत बड़ा उसमें बदलाव है। तो इस आधार से मध्यकाल और आधुनिक काल का ये विभाजन कर रहे हैं। इस आशय से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। तो लेकिन इसका आधार ये नहीं है कि वो मध्यकाल रूढ़िवादी था। हर एक काल की एक अपनी विचारधारा होती है, एक अपनी बौद्धिक प्रगति होती है। आने वाला जो काल होगा वो अधिकतर क्या होता है, ज़्यादा प्रगतिशील दिखाई देता है बौद्धिक स्तर पर, भौतिक उन्नति के स्तर पर। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो पहले के जो काल थे वो उस रूप से उनमें विकास नहीं हुआ था। उन्हीं के आधार पर आने वाले समय में विकास होता है। इस बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनमें यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए हमारा व्यापार इसी काल में इतना बढ़ रहा है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं ना वो आकर्षित होकर भारत आ रही हैं। और उनके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए,
बौद्धिक स्तर पर, प्रौद्योगिकी में, सामाजिक स्तर पर, है ना, शैक्षणिक स्तर पर, वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और आज हम उन परिवर्तनों के ही नींव के आधार पे आज हमारा खड़ा हुआ है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम आगे जो भी कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में हमको एक बैकग्राउंड मिल गया है, एक आधार मिल गया है कि जिससे स्पष्टता रहेगी कि आगे वाले चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब आने वाले जो भी चैप्टर हैं उन पे मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिनकी आप आंसर राइटिंग करिएगा। और आपको जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई ऐसा टॉपिक है या कुछ भी आपके जो सवाल हैं, उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनका आपको आंसर दूं। अभी यहीं तक। धन्यवाद।